सो गाइस 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 हाल ही में एक नई मांगा रिलीज हुई है जो कि मुझे तो काफ़ी मस्त लगी थी। इस वजह से मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए भी उस मांगा को। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमें एक पीसफुल इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा होता है हमारा एमसी। हर एक ऑफिस वर्कर की तरह बेचारा वह भी काम कर करके थक चुका होता है। वह भी अपने घर जाना चाहता होता है और सोचता भी है भाई मैंने तो इतना काम कर लिया कि मेरी मरने वाली हालत हो गई है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आप योनयुइडो स्टेशन पर पहुंच चुके हो। डोर लेफ्ट से ओपन होने वाले हैं तो जल्दी से वहां पर पहुंचो। जहाँ पर लोगों में भी इस गेट तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की होने लगती है। एमसी को भी बेफालतू में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करने वाला हर पर्सन इस इमेज से रिलेट कर सकता है। वह भी सोचता है आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है। तभी वह किसी चीज को नोटिस करता है। अब भाई जनरल डिब्बे में एक खाली सीट किसी भी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है। लेकिन हमारे एमसी को फाइनली एक खाली सीट मिल चुकी होती है तो बिना देर किए वह भी वहां पर जाकर बैठ जाता है और तब जाकर वह कहीं जाकर रिलैक्स हो पाता है और सोचता है चलो अब जाकर मैं सांस ले पा रहा हूँ। यही तो असली खुशी है। बताया जाता है इसका नाम है मैनेजर ओ होयोनिम जो कि बेसिकली 33 साल का है। यह अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप स्टूडेंट माना जाता था और भाई साहब सबसे अच्छे ग्रेड्स के साथ भी ग्रेजुएट हुआ था। यहाँ तक कि स्कूल में रहते हुए इसने सीपीए का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। सीधी बात कहूँ तो ये हमारे लेवल का बंदा नहीं है, ये हमसे भी ऊपर लेवल का है। हमसे तो 4th ग्रेड का भी नहीं होता क्लियर। छोड़ो एक टॉप रिक्रूट के रूप में काफी बड़ी कॉर्पोरेशन को इसने ज्वाइन किया और सारी ही कंपनीज की हिस्ट्री में एक सबसे जवान मैनेजर बना और ऐसा माना जाता है कि यह जल्द ही प्रमोट होकर एग्जीक्यूटिव भी बन जाएगा। जब भी किसी प्रोजेक्ट में काफी बड़ी कठिनाई आ रही हो और वह पूरा ना हो पा रहा हो तो जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वे हमेशा ही सेम चीज कहते हैं, इसे ओ ह्यूनमिन को दे दिया जाए। हाँ भाई इनकी बस की बात नहीं तो हमारा एमसी करेगा इस काम को। यह कंपनी का एक ऐसा बंदा बन चुका है जो कि कंपनी के हर एक इम्पॉसिबल काम को पूरा कर सकता है और हर एक काम में अपने रिजल्ट्स को निकाल कर दिखाता है, चाहे उसमें उसे मरना ही क्यों ना पड़े। यही है हमारा एमसी ह्यूनमिन। इस टाइम तक तो वह भी इतना ओवर टाइम करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका होता है। सोचता भी है फिर भी 3 महीनों तक ओवर टाइम करना यह है क्या कुछ ज्यादा नहीं है। और वहीं पर उसकी आंखें भी लग जाती हैं। तभी अचानक कुछ होता है। वह अगले ही पल अपने आप को किसी और ही जगह पर पाता है। सोचता है क्या मैं सो गया था, रुको कहीं मेरा स्टेशन पीछे तो नहीं छूट गया, क्या ये मैं कहाँ पर आ गया। वह जब अपने आसपास देखता है तो वह देखता है अपने चारों बगल ही काफी सारे ही गॉफलिंग्स को जो कि हमारे एमसी को वहां पर देखने के बाद उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और अलग ही माहौल बन चुका होता है वहाँ का। इस सीन को देखकर तो हमारे एमसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इस वजह से वह अपनी आंखों को दोबारा से मसलता है और एक बार फिर से अपने सामने के नजारे को देखता है लेकिन कुछ नहीं बदलता। वहाँ पर वही सारे गॉबलिन्स होते हैं जो कि अपनी ही मस्ती में मग्न होते हैं। इस नजारे को देखकर एमसी को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा होता। वह भी मन में सोचता है लगता है इतना ज्यादा ओवर वर्क करने की वजह से या तो मैं मर चुका हूँ या फिर मैं पागल हो चुका हूँ। जहाँ पर वे सारे लोग हमारे एमसी को ग्रीट करने लगते हैं झुककर, मानो कि उन्होंने हमारे एमसी को अपना राजा मान लिया हो। इस टाइम तक तो हमारे एमसी के भी पसीने छूट जाते हैं। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। वह नोटिस करता है इनकी त्वचा तो हरे रंग की है और इनके लंबे कान हैं। नहीं चाहे मैं इन्हें कैसे भी देख लूं ये गोमलिन से ही दिखाई देते हैं। इस तरीके के जीव तो सिर्फ गेम्स और भाई साहब एनिमे में ही देखे जा सकते हैं। जहाँ पर गॉबलिन्स भी हमारे एमसी के सामने झुकते हुए कहते हैं हमारे लॉर्ड फाइनली आ चुके हैं। फाइनली हमारे लॉर्ड आ गए। वे गॉबलिन्स भी कहने लगते हैं हमारे लॉर्ड की जय हो, हमारे लॉर्ड की जय हो। जैसे इनको देखकर तो हमारा एमसी चौंक जाता है। सोचता है क्या वे बात कर सकते हैं, ये गॉबलिन्स बात कर सकते हैं, वो भी कोरियन में, वो भी इतने अच्छे तरीके से। क्या वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं और आखिरकार क्यों वे मुझे अपना लॉर्ड बता रहे हैं। तभी वहां पर कोई दौड़ता हुआ आता है। यह गॉबलिन्स का कोई छोटा बच्चा होता है जिसे देखकर तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। वैसे भाई बताऊं तो गॉबलिन्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, चाहे वो किसी भी मानवा की क्यों ना हो, लेकिन ये थोड़ा अलग है और काफी क्यूट अंदाज में कहता है माय लॉर्ड प्लीज आप इसे खाओ। इस अजीब से फल को देखकर तो एमसी भी चौंका हुआ होता है और सोचता अब ये आखिरकार ये क्या चीज आ गई, मैंने इस तरीके का फल तो कभी देखा ही नहीं। क्या यह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है या फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी स्किन के नीचे कुछ धड़क रहा है। एमसी भी उस फल को खाने जा ही रहा होता है कि वह अपने सामने नोटिस करता है जहाँ पर सारे ही गॉबलिन्स आशा भरी निगाहों के साथ हमारे एमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। वह सोचता है अगर मैंने इस फल को यहाँ पर नहीं खाया तो भाई तो मैं इनके लिए एक बुरा पर्सन बन जाऊंगा। क्या करूं,
क्या यार, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो मैंने लास्ट खाना खाया था वो एक स्टोर का किम्बाप था। हाँ, कुछ ऐसा ही था। छोड़ो, अब ये चाहे कुछ भी हो, अब मैं खा ही लेता हूँ। और वह ऐसा कहकर उसे खाने लगता है, लेकिन अगले ही पल हमारे एमसी की आंखें चौड़ जाती हैं। सारे गॉब्लिन्स उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगते हैं। हमारे एमसी को भी ये फल काफी अच्छा लगा होता है। वह भी कहता है, आज से पहले मैंने इतना अच्छा फ्रूट कभी नहीं खाया। इस बात को सुनकर गॉब्लिन्स के बीच में और भी ज्यादा जोश भर जाता है और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं वे लोग और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हमारा एमसी भी कहता है, मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ एक ही बाइट लेने वाला हूँ इस फल की। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह अपने शरीर को नहीं संभाल पाता और वहीं जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है, मुझे अचानक से इतने चक्कर क्यों आने लगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं वह उस फल के कारण हो। अगले पल वह अपने सामने किसी चीज को नोटिस करता है। यह होती है एक सिस्टम विंडो जिसके ऊपर उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती है, जिसे अचानक से अपने सामने पॉप अप होता हुआ देखकर तो वह भी चौंक जाता है और सोचता है, आखिरकार अब यह क्या चीज आ गई। क्या यह कोई होलोग्राम है? पता नहीं। उसके अंदर से किसी टिक टिक की आवाज आ रही होती है। तभी उसका ध्यान जाता है सिस्टम विंडो के नीचे लिखी हुई एक वार्निंग पर, जिसमें लिखा होता है, टेरिटरी वॉर 4 दिन 3 घंटे 5 मिनट और 58 सेकंड में चालू होने वाली है। और एमसी भी सोचता है, क्या एक टेरिटरी वॉर? क्या यह टाइमर कोई काउंटडाउन है? और आखिरकार ये टेरिटरी वॉर होती क्या है? मैंने ऐसे किसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। बताया जाता है टेरिटरी वॉर और बताया जाता है कि दो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं संसाधनों को पाने के लिए। बेसिकली यह विंडोज के सामने नहीं आई होती है, बल्कि उसे बता रही होती है इस टेरिटरी वॉर के बारे में। और वह भी इधर उधर देखते हुए कहता है, आखिरकार कौन है, कौन है, कौन बोल रहा है मेरे कानों में? रुको। तभी उसका ध्यान जाता है सिस्टम विंडो पर एक और फंक्शन पर, जिसके पास एक अवेलेबल टूल होता है, विकी। विकी मतलब एक ऐसा टूल जिसकी मदद से वह किसी भी चीज के बारे में जानकारी निकाल सकता है। और सोचता भी है, क्या इसी चीज ने मुझे वह आंसर दिया था? और विकी आगे बताता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको टेरिटरी वॉर के बारे में, उसकी हिस्ट्री और उसके ओरिजिन के बारे में भी बता सकता हूँ। एमसी को भी इतना डीप में जाने का कोई शौक नहीं होता। वह भी मना कर देता है और भूल जाने के बारे में कहता है। फिर वह पूछता है, आखिरकार एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ? मुझे पक्के तौर पर पता है कि मैं कुछ पल पहले तो सभ्य में था ना, तो आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया? जहाँ पर उसका टूल जवाब देते हुए कहता है, यह जगह है डिमोनिक रियल्म। आपके एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि आपकी टेरिटरी का लेवल काफी ज्यादा ही लो है। वह भी सोचता है, क्या डिमोनिक रियल्म? आखिरकार मुझे इस जगह पर कौन ने समन किया है जिसे डिमोनिक रियल्म कहा जाता है? क्या इतना ही, इतनी एक्सप्लेनेशन थी इसकी? मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स दो ना। फिर से टूल बताता है कि अभी भी आपकी टेरिटरी लेवल काफी ज्यादा लो है, इस वजह से और आंसर्स नहीं दिए जा सकते। जिस बात को सुनकर तो हमारा एमसी भी गुस्सा हो जाता है। वह भी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस तरीके से मैं अपनी असली दुनिया में कैसे जाऊंगा? इस बार भी सिस्टम मना कर देता है और कहता है, आंसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका टेरिटरी लेवल लो है। अब तक तो हमारा एमसी भी जिद कर करके थक चुका होता है। वह भी अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। फिर वह थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर एक बार फिर से उसके मन में वही ख्याल आता है, कहीं ये सारा चीजें सपना तो नहीं? और अपने मुंह पर चूंटी भरने लगता है और उसे तब समझ में आता है, ये तो डेफिनेटली कोई ड्रीम नहीं है। इस टाइम तक अब वह भी काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं चीजों को समझ रहा हूँ। टेरिटरी वॉर, दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम चाहती हो कि मैं एक वॉर लड़ूं। सिस्टम भी कहता है, हाँ सही कहा तुमने। और फिर वह अपने सामने देखता है और कहता है कि मेरे विषय वे गोब्लिन्स है ना। जहाँ पर हमारे एमसी गोब्लिन्स को ऑब्जर्व करने लगता है। काफी दुबला पतला शरीर, पिचके हुए गाल, जिन्हें देखकर हमारा एमसी कहता है, ये सारी चीजें तो एकदम इंसेन है। अब मैं इन्हें सही ढंग से देखूं तो ये तो एकदम कुपोषित दिखाई दे रहे हैं। वॉर के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर मैं भी इनसे लड़ने के लिए जाऊं तो मैं भी इन्हें आसानी से हरा दूंगा। हे विकी, आखिरकार मैं इनके साथ कैसे किसी वॉर को जीत सकता हूं? और अगर मैं टेरिटरी वॉर को हार जाता हूं तो क्या होगा इसके बदले में? सिस्टम भी सीधी बात नौ बकवास करता है और कहता है, यहाँ पर काफी अधिक चांस है कि तुम मारे जाओगे। अगर तुम वॉर में हार गई तो तुम्हारे जीने और मरने की अथॉरिटी दूसरे लॉर्ड के पास चली जाएगी। मतलब कि वही डिसाइड करेगा कि तुम मरोगे या जियोगे। और 99% केसेस में यही देखा गया है कि दूसरा लॉर्ड मारा ही जाता है। जिसे सुनने के बाद तो वह भी चुप हो जाता है और कहता है, एल लग गई भाई, चाहे वो रियलिटी हो फिर या यहाँ पर हो, सारी जगहों पर मेरे साथ तो कोई अच्छी चीज होती ही नहीं। ना तो कोई बजट, ना ही मैन पावर और ना ही मेरे पास टाइम रहता है वहाँ पर। और फिर भी मुझे रिपोर्ट को अगले मॉर्निंग तक फिनिश करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह पार्ट जहाँ पर मुझे अपनी लाइफ को लाइन पर लगा कर काम करना पड़ता है। ये सारी ही चीजें एकदम सेम है। विकी, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो।
अगर मैं लगातार जीतता रहा और मेरा टेरिटरी लेवल भी हाई हो गया तो क्या मैं घर वापस जा सकता हूँ? विकी भी आंसर देने लगता है और कहता है हाँ पॉसिबल है। हालांकि नए अपॉइंटेड लॉर्ड की जो प्रोबेबिलिटी रेट है सरवाइव करने की वह काफी लो है, वो भी टेरिटरी वॉर में। एमसी मना कर देता है और बताने के जहाँ पर वह आगे बढ़ता है और सोचता है यह कह रहा है कि मैं अगले 4 दिनों में मरने वाला हूँ, वो भी इस अजीब सी बेकार की विचित्र जगह पर। हाँ, चाहे ये टेरिटरी वॉर हो या कुछ भी, मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हालांकि मेरे पास अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं। मैं ओ ह्यूनमिन, एक कंपनी का सबसे यंग मैनेजर और फ्यूचर में बनने वाला एग्जीक्यूटिव, मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पर मरने का। तो सभी मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है, आज से ही सारे लोग ओवर टाइम करने वाले हैं। जहाँ पर अगले सीन में हमारे एमसी ने उसके पास जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को इकट्ठा कर कर अपनी वैली के एंट्रेंस पर लाकर खड़ा कर दिया होता है, जिसे ऑब्जर्व करते हुए हमारा एमसी भी कहता है यह है इसकी एंट्रेंस तो काफी ज्यादा ही संकरी है, लेकिन जितना बाहर तुम इससे जाओगे यह उतनी ही चौड़ी होती जाएगी। हाँ, अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार उस वॉर में आप सभी लोग कैसे जीतोगे? विकी भी आंसर दे देता है कि इसका आंसर अभी नहीं दिया जा सकता, आपका टेरिटरी लेवल लो है। एनसीबी कहता है सटअप हो जाओ, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। जिस सिचुएशन को देखते हुए वह भी शांत होता है। वह कहता है अरे नहीं, अब मुझे बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा। ठीक है तो सभी फोकस करो, अभी से हम इन सकरे रास्तों को अपनी लाइफ्स के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। तो अभी से हमें क्या करना चाहिए? हे तुम वहाँ पर, तुम 10 लोग, तुम वहाँ ऊपर जाओ और वे जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से मेरे जितनी हाइट के डंडे काट कर लाओ। वे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वे भी चौंके हुए होते हैं, वे भी सोचते हैं ये क्या करवाना चाहता है। एमसी भी गुस्से में कहता है जो मैंने कहा है वैसा ही करो, जैसा मैं कहते जाता हूँ वैसा ही करते जाओ बिना किसी सवाल के। उसके ऐसे सीरियस लुक को देखकर सारे गॉब्लिन्स डर जाते हैं और भागकर वहीं पर जाने लगते हैं। एमसी सोचता है ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स की तरह हैं, जिन पर चिल्लाकर कुछ भी कह दो वे सारा ही काम पूरा कर देंगे। और तुम 15 लोग वहाँ उस चट्टान पर जाकर जितने भी पत्थर हैं उन सभी को इकट्ठा करो, एक भी पत्थर बचना नहीं चाहिए। ऑर्डर मिलते के साथ ही वे ही उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। अब वहाँ पर कुछ ही लोग बचे होते हैं जिनसे वे कहता है कि हमें यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है, तो शुरू हो जाओ। उसका ऑर्डर मिलते के साथ वे सारे ही लोग गड्ढा खोदने लगते हैं अपने नंगे हाथों से। एमसी सोचता है हमारे पास कोई भी सवाल नहीं है, हमें अपने हाथों के साथ ही इसे खोदना होगा। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि अगर दांत ना हो तो अपने मसूड़ों के साथ वाइट करो। जहाँ पर काम करते करते उन्हें भी रात हो जाती है। चट्टान के ऊपर काफी सारे पत्थरों को जमा कर लिया गया होता है, जैसे कि हमारे एमसी ने उन गोब्लिन्स को ऑर्डर दिया था। उसकी हाइट के कुछ डंडे काट के लाने के लिए वहां पर लाए जा चुके होते हैं। एक काफी मैसिव सा गड्ढा भी खोदा जा चुका होता है। फिर सभी को इकट्ठा करते हुए कहता है तुम सभी ने सच में काफी अच्छा काम किया। और उन्हें देखते हुए सोचता है ये सारे लोग तो धूल में कवर हो चुके हैं, नाखून टूट चुके हैं और घुटने छिल चुके हैं। ये सारे ही लोग काफी बुरी हालत में हैं। उसके पास एक स्किल्स भी होती है जिसकी वजह से अगर वह अपने लोगों से ओवर टाइम करवाता है तो भाई साहब उनकी एफिशिएंसी 15% से इंक्रीज हो जाएगी, उसकी भूख डिक्रीज हो जाएगी और स्टेमिना कंजप्शन भी उनका लोगों का काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। एमसी सोचता है क्या एक ट्रेड, वेल कम से कम कुछ तो है मेरे पास। अभी के टाइम पर हमें हर एक सेकंड का सदुपयोग करना होगा। एक पल आराम करने के बाद मुझे सुनो, हमने दोपहर से काफी सारी प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन हम अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। असली काम तो यहीं से शुरू होता है। क्या तुम लोगों को पता है कि आखिरकार ओवर टाइम का एसेंस क्या होता है? यह वह चीज है जिसमें स्टेज तब सजता है जब सारे ही लोग सो चुके होते हैं। शुरुआत में ये काफी ज्यादा हार्ड और पेनफुल होता है, लेकिन हर एक बंदे की पसीने की बूंद दूसरे लोगों की खून की बूंद के बदले में मिलेगी। तो ट्रूप्स तैयार हो जाओ और जोर से चिल्लाओ 3 सेकंड के लिए। जहाँ पर सारे गॉब्लिन्स ओवर टाइम करके चिल्ला रहे होते हैं। सारे ही गॉब्लिन्स में एक अलग सा ही जोश बढ़ चुका होता है। एमसी भी कहता है ठीक है तो सारे लोग अपने वेपन्स को पकड़ो और असेंबल हो जाओ। वे गॉब्लिन्स भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी कोई फॉर्मेशन नहीं होती, जिस वजह से वे कोई किसी से टकराता है, कोई किसी को धक्का देता है, कोई किसी के ऊपर चढ़ जाता है। जिस सीन को देखने के बाद तो एमसी भी परेशान हो जाता है। वह सोचता है सच में कितना बुरा काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों के हाथों में पत्थर हैं, तो कुछ लोगों के हाथों में जंग लगे चाकू, और कई लोग तो नंगे हाथों से हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि यही हमारी पूरी इंटायर फाइटिंग फोर्स है, क्योंकि अब यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है तो मुझे भी और भी अधिक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखनी चाहिए। अब क्योंकि हमारे दुश्मन भी गोब्लिन्स हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनके पास भी कोई अच्छे वेपन्स होंगे, उनके पास भी हमारे की तरह के ही वेपन्स होंगे। हर साइड की कॉम्बैक्ट एबिलिटी एकदम सेम है,
तो जो चीज वेटल को डिसाइड करेगी वे वेपन्स नहीं होंगे बल्कि होगा उनका यूज कैसे किया जाए। एक ग्रुप का लीडर जिसे मैं काफी ज्यादा ही रेस्पेक्ट करता था उसने एक बार कहा था सारे ही आंसर्स वॉर करने की कला में है। एंशिएंट मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट के काफ़ी सारे ज्ञान को रखते हैं। तो उस हिसाब से मेरे हाथ में जो भी किताब आई मैंने हर किताब को अच्छे से पढ़ा, चाहे वो ईस्ट की हो या फिर वेस्ट की। वहां पर मुझे सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर मिला, सारे ही सोल्जर्स को एक लाइन में लगा दो और उन्हें आगे की ओर थ्रस्ट करो, यानी कि डांस फॉर्मेशन। उस मेथड की एक छोटी सी सोच भी हमें बैटल में काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकती है। और वह उन गॉब्लिन्स से कहता है सारे लोग एक लंबी लाइन में लग जाओ। अब उन्हें तो पता नहीं होता इसका क्या मतलब है, कैसे उन्हें लाइन में लगना है, क्या करना है। जिस सिचुएशन को देखकर उसे भी समझ में आ जाता है कि मुझे इनको सारी चीजें को अच्छे से और बेसिक से सिखाना होगा। तो वह भी आगे बढ़कर उन्हें लाइन में लगाने लगता है पकड़ पकड़ कर। तभी दूसरे गॉब्लिन को भी लाकर उसके बगल में खड़ा कर देता है। फिर एक और को लाता है और ऐसे कर करके काफी सारे गॉब्लिन्स को सही पोजीशन में लाकर उन सभी की एक लाइन में आर्मी की तरह फॉर्मेशन बना देता है और कहता है सभी लोगों के बीच में एक फिक्स स्पेस होना चाहिए और अगर तुम्हें दूसरे बंदे की कोहनी महसूस हो रही है तो समझ जाओ तुम सही फॉर्मेशन में हो। और हाँ, स्पीयर को कुछ इस तरीके से पकड़ो अपने दोनों हाथों से और इसकी टिप को सामने की ओर रखना। जब मैं कहूँ आगे बढ़ो तो तुम्हें ऐसे तरीके से आगे बढ़ना है और जब मैं कहूँ इसे थ्रस्ट करो तो इसे आगे की ओर थ्रस्ट करना है। जहाँ पर हमारा एमसी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है, वे आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं तभी ये गॉब्लिन नीचे गिर पड़ता है। उसे भी डर लगने लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, मुझसे तो काफी बड़ी गलती हो गई। तभी एमसी उसके सामने आते हुए कहता है खड़े हो जाओ, दोबारा से लाइन को फिक्स करो। वे दोबारा से खड़े होते हैं, फिर से लाइन लगाते हैं और फिर से हमारे एमसी के कमांड को फॉलो करने लगते हैं। जहाँ पर एक बार फिर से हमारे एमसी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और सोचता है यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि मैंने सोसाइटी से सीखी है, अगर कोई बंदा खुद हेवन से ब्लेस नहीं किया गया हो तो उसके टैलेंट को किसी दूसरे यूजलेस पर्सन के साथ रिपीट करा करा कर उससे भी टैलेंट को मात दी जा सकती है। इसी तरीके से पूरी रात बीत जाती है। हमारा एमसी उन्हें काफी सारा ट्रेनिंग कराता है और अभी भी ट्रेनिंग एकदम जारी होती है। वह भी सोचता है इन गॉब्लिन्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, उनके स्पीयर्स के आसपास लिपटे हुए उनके ये हाथ कांप रहे हैं और उनके ये कंधे नीचे झुक चुके हैं। वे चेहरे मैं उन्हें जानता हूँ, उनका चेहरा भी कुछ इसी तरीके का है जैसे कि एक एम्प्लॉय जिसकी रिपोर्ट को 3 बार रिजेक्ट किया गया हो और वह अब रेस्ट रूम की तरफ जा रहा हो। लेकिन इसमें कुछ किया भी तो नहीं जा सकता, अगर हम यहाँ पर रुके तो सारी ही चीजें हमारे लिए खत्म हो जाएंगी। और कहता भी है कोई भी मत रुकना, हम सर्वाइव करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बार फिर से उनसे काफी ज्यादा ही काम करवाने लगता है, उनकी ट्रेनिंग कराता है काफी हार्ड, जहाँ पर सारे ही गॉब्लिन्स की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। रात से सवेरा होने वाला होता है और ओवर टाइम कराया ही जा रहा होता है हमारा एमसी और उनकी भी हालत खराब होती ही जा रही होती है। गॉब्लिन फिर से गिरता है, हमारा एमसी उन्हें फिर से खड़ा होने के लिए कहता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर खेलने आए हो, अब से ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुमने एक भी बार और गड़बड़ की तो मैं 10 और बढ़ा दूंगा इसमें। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है लॉर्ड, और यह वही क्यूट गॉब्लिन का बच्चा होता है। एमसी पूछता है क्या हुआ, वह हिचकिचाते हुए कुछ कहने की ट्राई करता है और कहता है बस हमें एक वहाँ पर खाने के तौर पर भेज दो और आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे हमारा एमसी गुस्से में आ जाता है। वह बच्चा हमारे एमसी को आगे बताता है कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है, अगर आप हम जैसे 3 लोगों को वहां पर भेज दोगे तो ये फाइट कभी होगी ही नहीं। जिसकी बातों को सुनकर गॉब्लिन्स के बच्चे भी डरने लगते हैं, पीछे छुपने लगते हैं और वह गॉब्लिन का बच्चा हमारे एमसी की उंगली को पकड़ते हुए कहता है तो लॉर्ड आप भी जिंदा रहोगे, और वह भी बहती हुई नाक के साथ हंसने लगता है। जिसकी उस बात को सुनकर सारे ही गॉब्लिन्स थोड़ा उदास हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमारा एमसी भी ब्लैंक हो चुका होता है और काफी गुस्से में कहता है। एमसी भी कहता है मुझे नहीं पता आखिरकार अब तक तुम कैसे सरवाइव कर पाए, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्या अपने बच्चों को उनको ऑफर करने के बाद खुद सरवाइव कर जाओगे, इससे तुम खुश रहोगे। किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। जहाँ पर एमसी आगे कहता है अगर आप चीजों को इसी तरीके से एक एक करके देते रहे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, अंत में तो सारी ही चीजें खत्म हो जाएंगी ना। इसी वजह से हम फाइट करेंगे, जो भी हमारे पास होगा उसी के साथ। हमारी धरती का 1 इंच भी नहीं, ना ही एक सिंगल बच्चा, ना ही हमारे पैरों के नीचे पड़ी इस धूल का एक कण, अब से हम उन लोगों को कुछ नहीं लेने देंगे। जिस बात को सुनकर सारे गॉब्लिन्स में अलग ही जोश बढ़ जाता है। जहाँ पर टेरिटरी वॉर का काउंटडाउन भी चालू हो जाता है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टेरिटरी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ पर हम देख पाते हैं वैली में एक अलग ही आवाज गूंजने लगती है, जहाँ पर हो चुकी होती है दुश्मन सेना के गॉब्लिन्स की एंट्री और उनकी संख्या भी काफी ज्यादा होती है और ये होते हैं ब्लैक हिल गॉब्लिन्स। उनके सामने होता है हमारा एमसी अपने कुछ सिपाहियों के साथ।
एमसी ऑर्डर देता है कि अपने स्पीयर्स को उठाओ। सारे गॉब्लिन्स अपनी फॉर्मेशन को बनाते हुए अपने स्पीयर्स को तान देते हैं और सीधा ही उन आते हुए गॉब्लिन्स की तरफ कर देते हैं। और एमसी सोचता है जितनी प्रिपरेशंस हम कर सकते थे हमने उन सारी प्रिपरेशंस को कर दिया है, जहाँ पर आगे से उनकी सेना भी अटैक कर देती है। और एमसी भी कहता है तो चलो कहानी को स्टार्ट कर दें, जहाँ पर चट्टानों के ऊपर भी हमारे एमसी ने अपने काफी सारे गॉब्लिन्स को इकट्ठा करके तैयार खड़ा कर रखा होता है, वो भी काफी बड़े बड़े पत्थरों के साथ। नीचे तो हमारा एमसी पहले से ही तैयार होता है अपने गॉब्लिन साथियों के साथ, जहाँ पर उनके सामने से आ रही होती है दूसरे गॉब्लिन्स की सेना। इतनी सारी तादाद में गॉब्लिन्स को देखकर तो हमारे एमसी के गॉब्लिन्स भी थोड़ा डरने लगते हैं। एमसी भी उन्हें डांटते हुए कहता है कि सभी फोकस करो, जब तक कि वे गड्ढे में नहीं गिर जाए तब तक कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। जहाँ पर ब्लैक गॉब्लिन्स भागते हुए आ रहे होते हैं, उन्हें आता देख एमसी भी सोचता है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। अगले ही पल वे सामने गड्ढे को देखकर रुकने का ट्राई करते हैं। वे कहते हैं यहाँ सामने गड्ढा है, लेकिन क्योंकि पीछे के लोगों को कुछ पता नहीं होता तो वे आगे वाले लोगों को धक्का देने लगते हैं। सामने वाले गॉब्लिन्स भी कहते भी हैं कि आगे गड्ढा है तो धक्का मत दो, लेकिन फिर भी उन्हें पीछे से धक्का दिया जाता है और उन्हें गड्ढे में गिरना पड़ता है। और ऐसे ही एक एक करके काफी सारे गॉब्लिन्स वो इस गड्ढे में गिरते जा रहे होते हैं। एमसी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये लोग उतने ही पैथेटिक हैं जितने कि हम हैं। इस केस में तो आज की विक्ट्री हमारी होगी। जहाँ पर एक के बाद एक वे ब्लैक गॉब्लिन्स हमारे एमसी के बनाए हुए गड्ढे में गिरते जा रहे होते हैं। एमसी भी कहता काफी अच्छा, और आओ उधर और आओ। लेकिन अब तक हमारे एमसी के द्वारा बनाया गया वह गड्ढा पूरी तरीके से गॉब्लिन से भर चुका होता है, तो वाकई के पीछे के गॉब्लिन्स भी उनके ऊपर चढ़ते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। एमसी भी कहता है जब आधे से ज्यादा गॉब्लिन्स इस तरफ आ जाएंगे तो उनके लिए रिट्रीट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जहाँ पर एक एक करके काफी सारे गॉब्लिन्स हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखते हुए एमसी भी कहता है मैं उन्हें हर एक कदम रखने के लिए रिग्रेट कराऊंगा। इस टाइम तक ब्लैक गॉब्लिन्स भी हमारे एमसी के काफी पास पहुंच गए होते हैं, तो वह भी चट्टान पर खड़े हुए गॉब्लिन्स को ऑर्डर दे देता है। जहाँ पर चट्टान के ऊपर खड़े हुए गॉब्लिन्स भी नीचे गॉब्लिन्स पर अटैक करने लगते हैं उन बड़े बड़े पोल्डर्स के साथ, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों के साथ, जो कि ऊपर से उसी के गॉब्लिन्स गिरा रहे होते हैं और नीचे वाले गॉब्लिन्स को काफी बुरी तरीके से चोटिल कर रहे होते हैं। इस टाइम तक ब्लैक गॉब्लिन्स की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। अपने साथियों को इतनी बुरी तरीके से घायल होते हुए देखकर बाकी के गॉब्लिन्स भी डरने लगते हैं और पीछे से आ रहे गॉब्लिन्स को भी सचेत करते हैं। और बीच में फंसे हुए गॉब्लिन्स भी आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे से भी पत्थर उनके ऊपर गिरते हैं। एमसी भी कहता है अब ये रिट्रीट तो कर नहीं सकते क्योंकि उस गड्ढे की वजह से, और इनमें से भी ज्यादा लोग सही हालत में नहीं बचे हैं। वहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं, लेकिन बचे हुए गॉब्लिन्स हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। एमसी भी बताता है कि अब यहाँ पर नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कितने भी क्यों ना हो जाए। हर कोई अपने स्पीयर को ऊपर उठाओ और आगे बढ़ो। ऑर्डर मिलते के साथ ही वे आगे बढ़कर सामने से आ रहे गॉब्लिन्स को भी बुरी तरीके से घायल करने लगते हैं और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इस सब को करते टाइम बाकी के गॉब्लिन्स को भी थोड़ा डर लग रहा होता है। एमसी भी फोकस करने के लिए कहता है और कहता है जल्दी से अपने स्पीयर्स को इनके अंदर से निकालो, और वे भी ऐसा ही करते हैं। वह भी कहता है कि दूसरे पर्सन को ओपनिंग मत देना और अपने बगल वाले पर्सन के साथ अपनी फॉर्मेशन को बनाए रखो। हर कोई को स्टेप करो जो कि हमारी तरफ भाग कर आ रहा है, तो आगे बढ़ो। जहाँ पर ऑर्डर मिलते के साथ वे एक बार फिर से उन गॉब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। इस सीन को देखकर तो अब वे ब्लैक गॉब्लिन्स भी आगे बढ़ने बंद कर देते हैं। उन्हें भी अलग सा ही डर लगने लगता है और जब वे पीछे हटने का ट्राई करते हैं तो उनके पीछे वही गड्ढा होता है जिनमें एक बार फिर से वे गिरने लगते हैं। अब उन गॉब्लिन्स के लिए भी आगे कुआं पीछे खाए वाला मंचर बन चुका होता है। जिस सीन को देखकर तो हमारे एमसीयू का ज्यादा खुश हो जाता है। वह भी कहता है सही चल रहा है, सारी चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। हम उनके ऊपर से तो पत्थर गिरा रहे हैं, इनके सामने है हमारी स्पीयर्स की बाउंड्री। इस टाइम पर हमने उन्हें पूरी तरीके से सीज कर चुके हैं। तो मेरे गॉब्लिन साथियों, तुमने जितनी भी चीजें पूरी रात भर करके लगाई थी वे चीजें फल दे रही हैं और इस तरीके से। लेकिन तभी वहां पर होती है एक जायंट की एंट्री जो कि सारे ब्लैक गॉब्लिन्स के पीछे से होता हुआ आ रहा होता है। तभी वह एक जगह पर आकर रुक जाता है। वह देखता है अपने काफी सारे गॉब्लिन साथियों को जो कि गड्ढे में पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी जोर से चिंगाड़ता है और एक काफी खतरनाक से स्टैंस में आकर उसी गड्ढे के ऊपर से छलांग मारता है और सीधा आकर हमारे एमसी और उसके सोल्जर्स के सामने लैंड करता है। इस टाइम पर तो हमारे एमसी के सोल्जर्स भी थोड़ा घबरा रहे होते हैं उसे देखकर, और ये होता है एक हॉफ गॉब्लिन जो कि कहता है क्या तुम ही इनके नए लॉर्ड हो? मैंने तो तुम्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था, तुम कितने अनइम्प्रेसिव हो। एमसी भी कहता है शुक्र है तुम्हारी उन सांसों का जिनकी वजह से मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया। और मन में सोचता है यह क्या है, क्या यही उनका लीडर है? यह तो उन सारे गॉब्लिन से एकदम अलग दिखाई दे रहा है। हॉफ गॉब्लिन भी चिल्लाते हुए कहता है नॉनसेंस बातें काफी हो गई। एमसी भी कहता है क्या तुम्हें नॉनसेंस चीजें पसंद नहीं? वह भी चिल्लाते हुए कहता है चुप करो और मेरे साथियों को जाने दो।
कैसा रहेगा लॉर्ड्स ही आपस में फाइट करें तो? एमसीबी कहता है क्या? क्या तुम कहने की कोशिश कर रहे हो तुम और मैं एक 1v1? हॉबगॉब्लिन भी हंसते हुए कहता है हे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? एमसीबी नजरें फिराते हुए कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। जहाँ पर वह गॉब्लिन भी अपनी लंबी सी बोन को हमारी एमसी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है देखो गॉब्लिन्स तुम्हारे इस लीडर को देखो जो कि मेरी फाइट की चुनौती से पीछे हट रहा है और कितना डर रहा है। सच में मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। यह काफी सेम की बात होगी कि तुम इस तरीके से बुरी तरीके से मारे जाओ, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा। लेकिन अगले पल उसके सिर पर गिरता है काफी बड़ा सा पत्थर। वह भी कहता है एक पवित्र डुअल में तुमने दखलंदाजी करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन जब वह ऊपर देखता है वहां पर और भी काफी सारे पत्थर आने लगते हैं जो कि सीधा ही उसी हॉफ गॉब्लिन के ऊपर गिरते हैं। उन पत्थरों की वजह से हॉफ गॉब्लिन के पूरी शरीर में अलग अलग तरह के छेद हो जाते हैं। एमसीबी कहता है हाँ जीतना ही तो मैटर करता है, अब चाहे कैसे भी जीते। और वैसे भी बैटल पहले ही जीती जा चुकी है तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की क्या जरूरत। नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि तुमने टेरिटरी वॉर को जीत लिया है, जिसे देखने के बाद हमारे एमसी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और कहता है सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया, सब हम जीत चुके हैं। ब्लैक माउंटेन वाले गॉब्लिन्स तो हैरान रह जाते हैं ये क्या हुआ, और हमारे एमसी के गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं, हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं। और जो ब्लैक माउंटेन वाले गॉब्लिन्स बचे हुए होते हैं वे काफी बुरी हालत में होते हैं। एमसी का गॉब्लिन आकर उसके सामने अपने स्पीयर को तान देता है और कहता है यहाँ पर एक गॉब्लिन जिंदा बचा हुआ है। दूसरे कहते हैं कि इसे मार दो, जिस तरफ हमारा एमसी का भी ध्यान जाता है और उन्हें देखते ही उन्हें रोक देता है। सारे गॉब्लिन्स रुक जाते हैं और उसी तरफ देखने लगते हैं। सारे गॉब्लिन्स अचानक से चौंके हुए होते हैं कि ये क्या करने वाला है और एमसी पूछता है क्या तुम उस गॉब्लिन्स को मारने वाले थे, लेकिन क्यों? एमसी का गॉब्लिन भी बताता है कि अगर हम ऐसा ना करें तो ये हम पर फिर से अटैक करने के लिए आएंगे और ये ही वो लोग हैं जो कि हमेशा से हमें सताते रहे हैं। एमसी कहता नहीं, अगर तुम्हें इन्हें ऐसे ही मार दोगे तो ये सिर्फ लाशें बन के रह जाएंगे, तो इन्हें जिंदा रखो, ये हमारे लिए काफी अच्छे रिसोर्सेज बनेंगे। वॉर तो एंड हो चुकी होती है और उन ब्लैक माउंटेन वाले गॉब्लिन्स से जितना भी सामान मिला होता है उससे सारे ही सामान को इकट्ठा कर लिया जा चुका होता है और बचे हुए गॉब्लिन्स को भी कैद कर लिया जाता है। कैद तो क्या ही करेंगे पर बांध लिया जाता है। एमसी भी अपनी सिस्टम विंडो की तरफ देख रहा होता है, मन में सोचता है चलो देखते हैं आखिरकार हमें इस बैटल से क्या मिला। जहाँ पर उसकी टेरिटरी लेवल अप कर दिया गया होता है जो कि लेवल 2 की हो चुकी होती है। पहले उसकी टेरिटरी में 47% थे लेकिन अब टोटल 260 हो चुके हैं और रिसोर्सेज के नाम पर उसे मिली होती है ड्राई मीट, कुछ फल और थोड़ी बहुत ओल्ड लेदर्स। और उसे एक और ट्राइट मिला होता है जिसमें उसे मिला होता है डेंस इन्फेंट्री। बताया जाता है अगर तुम डेंस इन्फेंट्री का यूज करोगे तो तुम्हारी टीम का मोरल और डिफेंस दोनों ही काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे टेरिटरी का लेवल बढ़ा दिया जा चुका है तो तुम्हें और भी इंफॉर्मेशन की एक्सेस दी जाती है। इस टाइम पर तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन है अंडरग्राउंड डिमोनिक रियल्म का 12th फ्लोर, जहाँ पर वह कहता है हमें थोड़ा बहुत फूड मिला है और इतने सारे गॉब्लिन्स, मैं पहले ही इनके नंबर्स को देख सकता हूँ। अगर सारी ही चीजें कुछ इस तरीके से चली तो ये सारे ही लोग मारे जाएंगे और वैसे ही हमारे पास इतना सारा खाना नहीं है इतने सारे गॉब्लिन्स को खिलाने के लिए। क्या हमें फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए? विकी भी बताता है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी फार्मिंग इम्पॉसिबल है। एमसीयू कहता है हाँ मुझे पता था इसके बारे में। तो वह किसी चीज को नोटिस करते हुए कहता है रुको तो सही, तो आखिरकार ये क्या चीज है? हे तुम तो इनको फॉर्म भी नहीं कर सकते तो आखिरकार ये चीजें कहाँ से आती हैं? जहाँ पर वे की करके कुछ कहने की ट्राई करता है। एमसीयू गुस्से में कहता है जल्दी से मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ जिस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी टॉर्चर करने वाली लिस्ट से निकाल दूंगा और तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा। इस बात को सुनकर वह भी कहने लगता है एक काफी बड़ा पेड़, वो भी फॉरेस्ट में, मैंने उसे वहां से उठाया और मैं वहां से भाग गया चुपके से रात के समय। एमसी भी कहता है मैं समझ गया, अब शांत हो जाओ। फिर वह अपनी गॉब्लिन्स की तरफ देखता है और कहता है 1 2 3 तुम तीनों यहाँ पर आओ। और वे तीनों ही हमारे एमसी का ऑर्डर को मानते हुए सीधा उसके सामने एक लाइन में फिक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तुम तीनों रात होने से पहले वहाँ फॉरेस्ट में जाओ और उस जगह को चेक करके आओ। ब्लैक माउंटेन वाला गॉब्लिन तो इस सीन को देखकर चौंक जाता है कि इतनी अच्छी फॉर्मेशन में आकर हमारे एमसी का ऑर्डर को मान रही है। वे भी आपस में अलग ही तरह की कानाफूसी करने लगते हैं। एमसी कहता है क्या गलत हुआ, क्या है? वह गॉब्लिन भी बताता है कि वहाँ फॉरेस्ट में वहाँ पर एक गार्डियन है। एमसी कहता है क्या कोई गार्ड कर रहा है वहाँ पर? आखिरकार कौन है, क्या तुमने उसे देखा है? वह भी कहता है ना नहीं मुझे नहीं पता उसके बारे में, ना ही मैंने उसे कभी देखा है। अगर तुमने उसे कभी देखा होगा तो तुम कभी वापस नहीं लौट कर आओगे। एमसी भी फल को खाते हुए कहता अच्छा ऐसा है, फिर भी हमें तो उसे चेक करना ही होगा ना। वह गॉब्लिन भी कहता है तो क्या अब तुम हमें टॉर्चर नहीं करोगे? एमसी के गॉब्लिन्स भी कहने लगते हैं नहीं इन्हें टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, ये काफी बुरे लोग हैं, इन्हें मार दो। तभी एमसी भी उनकी तरफ देखते हुए कहता है तुम लोग, तुम्हें क्यों लगता है कि हम जीत चुके हैं?
क्या हम इसलिए जीते क्योंकि हमने काफी अच्छी फाइट की, या फिर इसलिए क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी? इनमें से कुछ भी नहीं। इस फाइट को हम इसलिए जीते क्योंकि हम काफी ज्यादा ही लकी थे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम अगली बार भी काफी ज्यादा लकी रहेंगे। तो अगली बैटल के लिए हमें एकदम तैयार रहना होगा। और उन ब्लैक माउंटेन वाले गॉब्लिन से कहता है, टॉर्चर ये तो मैंने वैसे ही कह दिया था, हमारे पास ऐसी चीजों को करने का टाइम नहीं है और इसी तरीके से हम सरवाइव करेंगे। अगर तुम समझ चुके हो तो चलो संग मिलकर काम करते हैं। फिर हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे एमसी के द्वारा भेजे हुए वे गोब्लिन से शांति से वहां पर जा रहे होते हैं। तभी एक गोब्लिन के पैर पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, वो काफी बड़ी वाली। वह भी उसे अपने पाँव से हटाने लगता है। दूसरा गोब्लिन भी शांत आवाज के साथ उससे कहता है, हे चुप हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे लॉर्ड ने क्या कहा था? और याद करते हैं हमारे एमसी ने उससे कहा था, चाहे कुछ भी आ जाए किसी भी चीज को मत छूना और सारी चीजों को देखने के बाद शांति से यहाँ वापस आ जाना। उन ऑर्डर्स को याद करते साथ वे शांति से वहां पर जाने लगते हैं। तभी एक गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन को बताते हुए ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वहां देखो। जब वे ऊपर देखते हैं तो वहां पर कई सारे फल लटके हुए होते हैं, जिसे देखकर वे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वे किसी चीज को नोटिस करते हैं, जिसे देखकर तो एक गॉब्लिन चिल्लाने वाला होता है, दूसरा उसे जाकर चुप कर लेता है। वे देखते हैं कि वह पूरा पेड़ ही जालों से भरा हुआ होता है, पूरा ही पेड़ जालों से लिपटा हुआ होता है। जिस सीन को देखकर तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं। और वे जब नीचे नोटिस करते हैं तो वहां पर काफी सारे गड्ढे होते हैं और एक गॉब्लिन जो उन गड्ढों पर हाथ लगाता है तो अजीब सा ही लिक्विड उसके हाथों में लग जाता है। वे भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या चीज है और सामने वाला गॉब्लिन उन्हें पीछे जाने का ऑर्डर देता है। वे भी पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी एक गॉब्लिन का कान एक थ्रेड से टच हो जाता है और अगले ही पल वे हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर बाकी के दोनों गॉब्लिन्स भी चौंक जाते हैं। और अगले ही पल वह गॉब्लिन वहां से गायब हो जाता है और उनके चेहरे पर गिरता है एक ब्लड का छींटा, जिसे जब वह अपने हाथों से हटाता है तो वह उस ब्लड को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है। और भाई सामने वाला गॉब्लिन भी काफी ज्यादा डर चुका होता है। वह कहता है, भागो। जहाँ पर हमारा एमसी ब्लैक माउंटेन वाले गॉब्लिन्स के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने हमारे एमसी को सारी ज्योग्राफी बता दी होती है। हमारा एमसी भी कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर हम सीधे जाएंगे तो वहां पर डेजर्ट पड़ेगा। ये गॉब्लिन्स भी कहते हैं, क्या डेजर्ट, ये क्या होता है? एमसी भी कहता है, तुमने कहा तो था वह धूल से बनी हुई पूरी जगह जहाँ पर धूल ही धूल है। गॉब्लिन भी कहता है, हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। एमसी सोचता है, सच में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने में भी काफी टाइम लगता है। तो हमें वहाँ का मैप दिखाया जाता है, यहाँ पर उनकी करंट लोकेशन है। सामने फॉरेस्ट, उससे आगे डेजर्ट, बगल में हिल्स और बगल में रिवर। जब रैमजी कहता है, यह अभी भी इतना बुरा नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ के लोकेशन की इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी है। तभी कोई चिल्लाता है, माय लॉर्ड माय लॉर्ड। और ऐसा कहते हुए वे दोनों ही गॉब्लिन्स फॉरेस्ट की तरफ से भागते हुए आ रहे होते हैं हमारे एमसी के पास। एमसी भी उन्हें इतनी तेजी से भागता हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ था और आखिरकार तुम्हारा एक साथी कहाँ पर है? एक गॉब्लिन कहता है, वह तो जा चुका है। और दूसरा भी कहता है, उसे अचानक से किसी ने ऊपर खींच लिया। एमसी भी कहता है, क्या? मैंने तुमसे सही से कहा था कि तुम्हें शांति से सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। तभी वह एक गोब्लिन के कंधे पर नोटिस करता है एक अलग सी जाले को और पूछता है वहां पर क्या हुआ था। वे दोनों गोब्लिन्स भी हमारे एमसी को सारी ही बातों को बता देते हैं, जिन बातों को सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी शांत हो जाता है और सोचता है, ये कह रहे हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा जाला जो कि पूरे ही पेड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ था और काफी बड़े बड़े छेद जमीन पर हो रखे थे। ये चीज काफी ज्यादा स्टिकी, टफ और स्ट्रिंग जैसी है। इस बार हम एक स्पाइडर के साथ डील करने वाले हैं। उनकी संख्या भी ज्यादा हो सकती है, उनका साइज भी बड़ा हो सकता है और वहाँ का वह डेंस फॉरेस्ट भी हमें डिसएडवांटेज में डाल देगा। यहाँ पर काफी ज्यादा हाई चांस है कि हम बिना कुछ करे ही वहाँ पर मारे जाएं। सबसे बुरी केस में तो हमें वहाँ से कोई खाना भी नहीं मिलने वाला और हमारे सारे गॉब्लिन्स भी मारे जा सकते हैं। हाँ, चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। अगर यहाँ पर कोई और भी रास्ता होता तो मैं इस चीज को जरूर से अवॉइड कर लेता। ठीक है, तो सारे लोग अपने सामान को पैकअप कर लो, हम सीधा फॉरेस्ट की तरफ जाने वाले हैं। जहाँ पर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होता है एक गॉब्लिन का हाथ, जिसके हाथ पर गड़े हुए होते हैं एक स्पाइडर के दांत। ये होती है काफी बड़ी स्पाइडर जो कि एक गॉब्लिन को पूरा ही निगल जाती है। तो हाँ भाई, इस बार सामना होने वाला है हमारे एमसी का एक काफी बड़ी जायंट स्पाइडर के साथ। हमारे एमसी और उसके गॉब्लिन्स भी पहुंच चुके होते हैं फॉरेस्ट तक और सारे गॉब्लिन्स और हमारे एमसी फॉरेस्ट के बाहर एक केव के पास आकर रुका होता है, जहाँ पर हमारे एमसी काफी शांति से सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है, हम फाइनली फॉरेस्ट के एज तक पहुंच चुके हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वे जीव हमेशा इसी फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे, एक भी नहीं निकला बाहर।
मुझे उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या हमें ब्लाइंड होकर सीधा इस फॉरेस्ट में चार्ज कर देना चाहिए? जहाँ पर हमारे एमसी के पीछे एक गॉब्लिन चुपके से खाना खा रहा होता है, तभी दूसरा भी उसे नोटिस कर लेता है और उसके पास खाने को लेने के लिए झपट पड़ता है और इसी वजह से उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। हमारा एमसी मन में सोचता है हमारा खाना भी जल्दी से ही खत्म होने वाला है, तो इंतजार करना कोई सही आंसर नहीं होने वाला। डैम इट, अगर मैं इन मकड़ी के जालों का कुछ कर पाता तो मैं जरूर से ही कुछ करना चाहता। वह उन जालों को काटने की ट्राई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन का बच्चा चुपके से वहाँ से फॉरेस्ट के अंदर जाने का ट्राई करता है, जिसे हमारा एमसी नोटिस कर लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, जिससे तो वह भी डर जाता है और कहता है माय लॉर्ड। और एमसी कुछ नहीं सुनता, वह कहता है कि कोई भी अकेले काम नहीं करेगा, तुम वापस वहीं पर चले जाओ, हम यहाँ पर खेलने नहीं आए हैं, सभी को कंट्रोल में रखो। और तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और अगले ही पल वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अचानक होती हुई इस बारिश को देखकर तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और सभी से केव के अंदर जाने का आदेश देता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक डिमोनिक रियल्म के अंदर भी बारिश होने लगी, वो भी बिजली कड़कने के साथ। हाँ रुको, ये जला, लेकिन भाई पानी से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि सोचा था कुछ अच्छा नहीं हुआ। और वह भी ऐसा कहकर केव के अंदर जाने लगता है और कहता है क्या सभी अंदर आ चुके हैं? सभी यहाँ पर रुको जब तक कि वर्षा बंद नहीं हो जाए। जिसके ऑर्डर को मिलते साथ वे भी शांत हो जाते हैं और तभी कुछ गॉब्लिन्स बात करने लगते हैं। तभी एक कहता है माय लॉर्ड। एमसी भी पूछता है क्या हुआ? यहाँ पर एक गॉब्लिन गायब है। एमसी भी कहता है क्या कह रहे हो, क्या तुमने सारी चीजों को प्रॉपर्ली तौर पर चेक किया है? 1 2 3 आखिरकार कौन सा गायब है? जहाँ पर वह बच्चों की तरफ देखता है और वह तभी याद करता है उसी बच्चे को जो कि पहले फॉरेस्ट में जाने का ट्राई कर रहा था और सोचता है क्या वह छोटा बदमाश वह अकेले ही फॉरेस्ट में चला गया? क्या वह अकेला मरने का ट्राई कर रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या मुझे किसी गॉब्लिन को भेजना चाहिए वहां पर उसे बचाने के लिए? लेकिन रुको, गॉब्लिन्स का जजमेंट इतना सही नहीं होता, वे मकड़ी के जालों को नहीं अवॉइड कर पाएंगे और बारिश भी हो रही है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तभी वह एक स्पीयर को उठाता है और वहां से जाने लगता है। पीछे से गॉब्लिन्स भी कहते हैं माय लॉर्ड क्या कर रहे हो? एमसी भी उन्हीं से कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तो तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा इंतजार करो और आराम करो, और यह मेरा ऑर्डर है। जहाँ पर वह भी फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है, वह सोचता है एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। यह सिर्फ इतना ही है, एक कमजोर पर्सन जो कि अपनी जान को खतरे में डालने का ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में एक लीडर को ही अपने कमजोर पर्सन को बचाने के लिए जाना चाहिए, यही सबसे सही चीज है। तभी वह अपने सामने कुछ नोटिस करता है। वह देखता है वहां पर छोटे छोटे पाँव के निशानों को और वह एक तरफ देखते हुए कहता है क्या वह इस तरफ गया था? तभी उसी तरफ काफी जोर की बिजली गिरती है। तभी अगले ही पल उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ पर आग लगी होती है वहीं से चिल्लाने की आवाज आती है। एमसीयू कहता है ये क्या था और उसी की तरफ अपने स्पीयर को कर देता है। उस तरफ वह नोटिस करता है वहां से वही गोब्लिन का बच्चा जोर से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। कहता है ये तो गर्म है, ये तो गर्म है। उसके पिछवाड़े में आग लग चुकी होती है और सीधा आकर हमारे एमसी के ऊपर कूद जाता है। एमसीयू उसे पकड़ता है, वह तो जोर जोर से रो रहा होता है ये गर्म है, ये गर्म है। एमसीयू उसे शांत करने का ट्राई करता है, कहता है शांत हो जाओ, रुको तो सही। और अगले पल उसे जमीन से रगड़ने लगता है। तब जाकर उसकी आग बुझती है और वह शांत होता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर अकेले डोलते हुए क्या सोच रहे थे? वह भी कहता है मेरा छोटा भाई वो कह रहा था मुझे खाना खाना है, मुझे फल खाना है। वह भूख की वजह से हर रोज रोता है, कहता है कि बड़े भाई मुझे भूख लग रही है। एमसी भी कहता है अब इसका यह तो मतलब नहीं कि तुम अकेले यहाँ पर आ जाओगे और अपने शरीर पर आग लगवा लोगे। तभी हमारे एमसी को भी कुछ आइडिया आता है और सोचता है रुको, जब से मैं इस डिमोनिक रियल में आया हूँ मैंने तब से फायर को देखा भी नहीं। तभी वह अपने कोट को उतारता है और उसकी बाह को फाड़ता है और इसी को जलाकर शायद वह मसाल बनाने वाला है। जहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स भी हमारे एमसी के ऑर्डर को देखा करके वहां पर आ चुके होते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरा कहता है नहीं हमें उन्हें बचाना होगा। और अभी अभी जो बेकार की साउंड आई थी हमें उन्हें भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है वहां आने में। वो भी धीरे धीरे करके फॉरेस्ट के अंदर छानबीन करने लगे होते हैं। तभी उन्हें अपने सामने से आग दिखाई देती है। जिस फायर को देखने के बाद तो वे भी चौंक जाते हैं और काफी डरने लगते हैं। अचानक से अपने सामने इतनी बड़ी फायर को देखने के बाद सारे गॉब्लिन्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसी के सामने अपने घुटनों को टेक देते हैं। जिस पल उन गॉब्लिन्स ने ब्राइटनेस की उस ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को महसूस किया, एक काफी चमकदार फ्लेम जो कि अंधेरे में अकेली जल रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा था और जिसने उन फ्लेम्स को पकड़ रखा था वह उनके लिए किसी गॉड से कम नहीं था। वह पर्सन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गॉड जहाँ पर डिमोनिक रियल में आ चुका हो। और एमसी को देखकर वे उसी के नाम के नारे लगाने लगते हैं।
एमसीबी उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे वहाँ पर रुकने के लिए कहा था ना। तभी वे अपनी जेब में से कुछ निकालने लगता है। वे उसी मकड़ी के जाले होते हैं। वह देखता है कि फायर के साथ उनको जलाया जा सकता है। वे भी आश्चर्य के साथ इस सीन को देख रहे होते हैं। एमसीबी कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था, ये सारी ही चीजें इस छोटे बच्चे की वजह से पॉसिबल हो पाई। छोटा बच्चा नहीं, अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मुझे इसे एक नाम दे देना चाहिए। अब से तुम्हारा नाम है किम प्रोमेथस, और शॉर्ट में कहूँ तो किम प्रो, क्योंकि आखिरकार तुम ही वो हो जिसने हमको ये फायर दिखाई। सिस्टम में भी बताया जाता है तुमने पहली बार अपने रेजिडेंस में किसी को नाम दिया है। नेमिंग का इफेक्ट एक्टिवेट किया जाता है, जहाँ पर उस बच्चे के ऊपर उसका नाम चमकने लगता है और वह भी हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर तो एमसीबी चौंक जाता है। कहता किम प्रो, और वह भी कहता है किम प्रो। एमसीबी कहता है इंटरेस्टिंग, क्या बदलाव आया। जहाँ पर वे गोलेम्स भी चिल्लाने लगते हैं किम प्रो किम प्रो। तो भी हमारा एमसी शांत होता है और कहता है ये टाइम एक्साइटेड होने का नहीं है, सारे ही लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम में से हर एक को ऐसी चीज दूंगा। तो अब हमारी बारी है। और भाई इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है, और आगे की चैप्टर्स में काफ़ी मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फॉर नेक्स्ट चैप्टर हाइप भी कर देना। तो मिलते हैं एक और किसी नई मांगा के चैप्टर में। तो भाई हम देखते हैं वे सभी लोग लेकर निकल चुके हैं होते हैं अपनी मसालों को। छिम छिम सावन की बरसात हो रही होती है, और वहीं पर हमारा एमसी यानी कि गोब्लिन किंग अपने गोब्लिन्स को लेकर निकल चुका होता है उन सारे ही मक्कड़ मानवों को मारने के लिए, मेरा मतलब है मकड़ियों को मारने के लिए। जहाँ पर जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं, एमसी नोटिस करता है काफी सारे जालों को, और वहां पर कई सारी गोब्लिन्स और भी कई सारी चीजों को ककून में लिपटा कर रखा गया होता है उन मकड़ियों के द्वारा। जहाँ पर जब एक ककून के पास जब वह अपनी मसाल को लेकर जाता है तो वह देखता है कि उसके अंदर भी एक गोब्लिन होता है। अब भाई ऐसे खतरनाक सीन को देखकर वह छोटा गोब्लिन भी काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जहाँ पर हमारा एमसीबी उन्हें देखते हुए कहता है तो ये सारी वही ककून्स हैं जिनके अंदर उन सभी लोगों को रखा गया है जिनको पकड़ा गया था। वहीं कुछ ही दूरी पर हम एक मकड़ी को देखते हैं जो कि उनकी आवाजों को सुनकर नीचे आ चुकी होती है पेड़ों के ऊपर से, और हमारा एमसी जब उनकी तरफ अपना मुंह करता है तो देखता है एक काफी बड़ी मकड़ी जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रही है अटैक करने के लिए। जहाँ पर एमसी भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी उसी मसाल के साथ उस मकड़ी के ऊपर अटैक करता है और उस मकड़ी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और दूर जाकर पेड़ पर बैठ जाती है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई इतनी बरसात में ये मसाले कैसे जल रही हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है मुझे भी नहीं पता। जहाँ पर एमसी भी एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है जैसा कि मुझे लगा ही था, ये जितनी भी मकड़ियाँ हैं ये सारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं जो कि फायर से काफ़ी ज़्यादा जलती हैं, डरती हैं। अगर हम इस पूरे फॉरेस्ट को जला देंगे तो इन सारी मकड़ियों को यहाँ से भगाया जा सकता है, लेकिन इससे हमारे सारे ही फल खराब हो जाएंगे और हमारा जो मेन मकसद है फल पाने का वो तो अधूरा ही रह जाएगा भाई। तभी एक और चीज नोटिस करता है जिससे तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वह जब मसाल को आगे करते हुए देखता है तो वह देखता है वहां पर एक नहीं बल्कि अनेकों स्पाइडर्स होती हैं और एक ही सारी के साथ सारी मकड़ियां एक ही साथ हमारे एमसी की तरफ अपने पिछवाड़े से मकड़ी के जाले को फेंकती हैं, जो कि सारे जाले जा रहे होते हैं हमारे एमसी के पास, और किसी भी गोब्लिन को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है। एमसी भी जैसे तैसे करके अपनी बरसात में भी ना बुझने वाली मसाल के साथ उन जालों को दूर हटाने लगता है, उन्हें जलाने लगता है। बेचारा वह प्यारा गोब्लिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है सारे सीन को देखकर कि इतनी सारी मकड़ियां पहले तो हमसे एक भी नहीं संभाली जा रही थी और अब इतनी आ गई, इनको कैसे संभालेंगे भाई। जहाँ पर अब वे मकड़ियां हमारी उन गोब्लिन्स के ऊपर भी अटैक कर चुकी होती हैं और एक गोब्लिन पूछता भी है माय लॉर्ड हमें भी तो बताओ हमें क्या करना है। जिस सीन को देखकर एमसी भी मन में सोचता है चाहे इन मकड़ियों को फायर के साथ डराया जा सकता है फिर भी मुझे कुछ करना होगा, ये जितने भी गोब्लिन्स है ये उन मकड़ियों से डर रहे हैं। जहाँ पर वह सभी गोब्लिन से आगे निकलता हुआ उन मकड़ियों की तरफ जाने लगता है और उन सभी मकड़ियों को पीछे करने लगता है और अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई एक काफी नुकीली से डंडे के साथ वह करता है एक और स्पाइडर पर अटैक। जहाँ पर उस स्पाइडर को हमारे एमसी ने बीच में से छेद दिया होता है। जहाँ पर उस पहले स्पाइडर को मारने के बाद हमारा एमसी भी एक काफी से कूल से पोज में आ जाता है। अब वे गॉब्लिन्स जो कि पहले स्पाइडर से काफी ज्यादा डर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उनका लॉर्ड यानी कि हमारे एमसी ने एक स्पाइडर को टेक डाउन कर दिया तो उनके अंदर से भी थोड़ा बहुत डर कम होता है और हमारा एमजी भी उनके डर को और कम करते हुए कहता है जब तक हमारे पास ये फायर है कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता, हम इन सारी स्पाइडर्स को हरा सकते हैं, तो कोई डरो भी मत और इन स्पाइडर्स की तरफ चार्ज करो। बड़े गोब्लिन्स तो अभी भी हिचक रहे होते हैं लेकिन वह छोटा प्यारा गोब्लिन सीधा चार्ज करते हुए उन मकड़ियों की तरफ अपने मसाल को लेकर बढ़ जाता है। अब उस छोटे से बालक को इतना निडर और निर्भय होता देख कर उन सभी के मन में भी एक अलग सा ही विचार आता है।
और सारे गॉब्लिन्स हमारे एमसी के पीछे दौड़ते हुए जितनी भी मकड़ियाँ होती हैं उनकी तरफ रश कर देते हैं उन्हें खत्म करने के लिए, और अपने मसालों के साथ उन सारी मकड़ियों को दूर भगाने लगते हैं। कोई मसालों के साथ उन्हें भगा रहा होता है तो कोई पीछे से लकड़ियों के साथ उन्हें छेद रहा होता है, मतलब खत्म कर रहा होता है। यहाँ पर सीन पूरा ही डिफरेंट हो चुका होता है। जहाँ पर पहले वे मकड़ियाँ हमारे गॉब्लिन्स पर भारी पड़ रही थी, अब वे गॉब्लिन्स उन्हीं मकड़ियों को हरा रहे हैं। जहाँ पर वह छोटा नन्हा गॉब्लिन भी पीछे बिल्कुल नहीं हटता, उसके मन में भी सिर्फ एक ही ख्याल होता है, मेरे लॉर्ड क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं महान काम कर रहा हूँ, मेरे लॉर्ड मुझे देख रहे होंगे है ना वह। लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है, वह देखता है कि हमारे एमसी को उन मकड़ियों ने चारों तरफ से जालों से घेर लिया होता है। इस सीन को देखकर तो एमसी भी चौंका हुआ होता है। वह कहता है डैम इट, मुझे कभी नहीं लगा था कि जितनी भी स्पाइडर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक करेंगी। उसके हाथ से उसकी मसाल भी छूट जाती है, जहाँ पर वे सारी मकड़ियाँ हमारे एमसी को जाल में फंसा कर ऊपर उठाने लगती हैं। जहाँ पर सीन काफी ज्यादा क्योटिक हो चुका होता है। गॉब्लिन्स के मन में भी डर का माहौल आ जाता है कि उनके लॉर्ड को पकड़ लिया गया है, अब वो क्या करेंगे। माय लॉर्ड मेरे लॉर्ड को घसीटा जा रहा है, पकड़ो। जहाँ पर वे गॉब्लिन्स नीचे से देख रहे होते हैं कि उनके लॉर्ड को ऊपर खींचा जा रहा है मकड़ियों के द्वारा। ऊपर से हमारा एमसीबी उन्हें देखते हुए मन में सोचता है कि आखिर इन लोगों का क्या होगा, बिना मेरे ये टेरिटरी तो खत्म। जहाँ पर उसे वही बात याद आती है जब उस छोटे से गॉब्लिन ने कहा था कि हमें उनके लिए खाना के रूप में दे दो, फिर भी हम पर अटैक नहीं करेंगे, आप लॉर्ड बच जाएंगे। और सोचता है तो वे सारे लोग फिर से डेंजर में आ जाएंगे। जहाँ पर उन सभी गॉब्लिन्स में से वे छोटा गॉब्लिन निकल कर हमारे एमसी की तरफ जाने लगता है और काफी जोरों से रो भी रहा होता है, कहता है माय लॉर्ड। जहाँ पर एक गॉब्लिन उस छोटे से गॉब्लिन से कहता है किम प्रो, जो कि उसका नाम है किम प्रो, वहां पर मत जाओ, वहां पर काफी ज्यादा खतरा है किम प्रो। जहाँ पर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर एक मकड़ी भी उस पर जालों से अटैक करती है, जो जाला सीधा किम प्रो की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, वह कहता है मेरे लॉर्ड नहीं मर सकते, नहीं मेरे लॉर्ड नहीं मर सकते। जहाँ पर किम प्रो के मन में वो सारे ही यादें वापस आने लगती हैं, जहाँ पर किस तरीके से हमारे एमसी ने किम प्रो का ध्यान रखा था, उसका कितना ख्याल किया था, सारे ही गॉब्लिन्स को मरते मरते बचाया था। एक ऐसा बंदा जिसने उन सभी को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई थी। इन सारी बातों को याद करते हुए उसके मन में भी एक नई पावर जन्म लेने लगती है, उसके दिल में एक नई पावर इकट्ठा होने लगती है। जहाँ पर हमें दिखाया भी जाता है, सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि नेमिंग का इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लेम्स आ चुकी हैं। जहाँ पर हम देख पाते हैं उस छोटे से गॉब्लिन के पास आ चुकी होती हैं उसकी खुद की फ्लेम्स, जो कि उसके पीछे से निकल रही होती हैं। उस बेचारे गॉब्लिन को भी किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती, वह सीधा दौड़ता हुआ जाकर एमसी के कुकुन से जाकर लिपट जाता है और उसके शरीर पर तो आग पहले से ही लगी हुई होती है, जो कि उसी की नई पावर है शायद। और हम देखते हैं उन फ्लेम्स के जरिए उनके जितने भी मकड़ियों के जाल होते हैं वे सारे ही जलने लगते हैं और हमारे एमसी का कुकुन भी नीचे गिर पड़ता है और किम्प्रो की जितनी भी फायर होती है उसने पूरे ही कुकुन को लिपेट लिया होता है और इसी से हमारा एमसी भी उस कुकुन से आजाद हो जाता है और वह अपने सामने पाता है किम्प्रो को, जो कि उसी से लिपटा हुआ होता है और काफी खुश होता है उसे देखकर। और हमारे किम्प्रो की नई अवेकन हुई पावर को देखकर तो एमसी भी चौंका हुआ होता है। वह सोचता है आखिरकार गॉब्लिन्स के पास ऐसी फायर की पावर कैसे, जहाँ पर वह फायर काफी तेजी से किम्प्रो के शरीर से बाहर निकल रही होती है। हमारा एमसी भी कहता है अरे भाई थोड़ी देर के लिए दूर तो हटो, नहीं तो तुम तो मुझे जिंदा ही जला दोगे। यहाँ पर हम किम प्रो का सीन देखते हैं, जो कि धीरे धीरे अपने आप को शांत करने का ट्राई कर रहा होता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कि एक तरीके से मेडिटेशन। और ऐसा करने के साथ धीरे धीरे उसकी फ्लेम्स भी कम होने लगती हैं और पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। वह कहता भी है मेरी फ्लेम्स गायब हो गई, खत्म। जिस सीन को देखकर एमसी भी कहता है तो तुम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। इस बात को सुनकर किम प्रो भी हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पर एमसी मन में सोचने लगता है तो यही है नेमिंग का इफेक्ट, यह सच में काफी अच्छा हो सकता है। जहाँ पर वह किम प्रो को एक लाइटर से कंपेयर करने लगता है, जहाँ पर वह एक और चीज नोटिस करता है। वह कहता है मैं पूरी तरीके से फ्लेम्स से कवर हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी पर एक भी जलने का निशान नहीं है और देखने से लगता है कि यह मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती। तभी वह इधर उधर देखने लगता है। वह देखता है कि वहाँ पर एक भी स्पाइडर नहीं होती है, सारी ही स्पाइडर्स मानो गायब हो चुकी हूँ। सोचता भी है क्या वे सारी स्पाइडर्स यहाँ से भाग गईं, और हम देखते भी हैं वे सारी स्पाइडर्स उनसे दूर जा रही होती हैं। वहाँ पर वह देखता है सभी से अलग एक और स्पाइडर को, जिसे देखने के बाद तो उसकी भी आंखें चौड़ जाती हैं और कहता है आखिर ये क्या चीज है, क्योंकि वह देखता है जो सबसे बड़ी स्पाइडर होती है वह उन सारी छोटी छोटी स्पाइडर से सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है, जो कि शायद उन सभी छोटी स्पाइडर्स की मदर होती है और वह अपनी स्पाइडर्स की भाषा में कुछ तो कहती है। एमसी भी एकदम अलर्ट मोड में आ जाता है। वह भी कहता है डैम इट, मुझे कुछ करना होगा अगर इसने अटैक किया तो। लेकिन वह देखता है कि वे स्पाइडर्स तो उनकी तरफ बढ़ती भी नहीं। सोचता है क्या ये रिट्रीट कर रही हैं या फिर क्या चल रहा है। वह सबसे बड़ी स्पाइडर कुछ मूवमेंट तो करती है, उसके मन में फिर से डर आ जाता है, लेकिन अगले पल वह देखता है कि वह स्पाइडर वहां से वहीं अंधेरे में गायब हो चुकी होती है, ना जाने कहाँ चली गई।
तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है और वहीं पर शांति से बैठ जाता है और कहता है तो ये सच में खत्म हो गया। इस बात को सुनकर जितने भी वहाँ के गॉब्लिन्स होते हैं काफी ज्यादा ही खुश होने लगते हैं। वे कहते हैं हमारे लॉर्ड और किम प्रो ने उन स्पाइडर्स को हरा दिया। और जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वे अपनी अलग ही गुलाटियां मारने लगते हैं, हंसने खेलने लगते हैं और एक ही नारा लगा रहे होते हैं हमारे लॉर्ड ने और हमारे किम प्रो ने उन जितने भी स्पाइडर्स थे उनको हरा दिया, हमारे लॉर्ड बेस्ट हैं। जहाँ पर एमसी भी कहता है उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा ही अजीब होते जा रहे हैं। इस टाइम पर पूरे फॉरेस्ट में एक अलग ही शांति का माहौल छा चुका होता है जहाँ पर एमसी अपने हाथ में एक फल को लेते हुए कहता है इन लोगों ने और उस सिस्टम ने भी डेफिनेटली यही कहा था कि यहाँ पर फार्मिंग करना इम्पॉसिबल है, क्या यहाँ के नियम कुछ और हैं? तभी एक गॉब्लिन वहां पर भागता हुआ आता है, कहता है लॉर्ड लॉर्ड। लेकिन एमसी तो अपने ही ख्यालों में व्यस्त होता है। वह कहता है यहाँ की अगर इन फलों को हम ले जाएंगे तो ये हमारी कुछ दिनों की तो भूख को मिटाई देगा और कुछ टाइम तक हमें राशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वे गॉब्लिन भी अलग अलग पोजेस में चिल्लाते हुए कहता है लॉर्ड लॉर्ड सुनो तो सही। और जब फिर भी बात नहीं बनती तो वे काफी जोरों से चिल्लाता है माई लॉर्ड सुनो। और वह भी बेचारा बोलते बोलते थक चुका होता है। हमारा एमसी की नजर भी उसी की तरफ जाती है। वे कहता सॉरी मुझे माफ करना, मैं कुछ पल के लिए विचारों में खो गया था, पहले शांत हो जाओ और अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या कहना है, इतनी हाफ क्यों रहे हो, इतना जल्दबाजी में क्या ऐसा है जो तुम्हें मुझे कहना है। जहाँ पर वह गॉब्लिन चिल्लाते हुए कहता है एक बीस्ट यहाँ पर अपीयर हुआ है। जिस बात को सुनकर एमसी भी चौंक जाता है, कहता है कि अब बीस्ट। जहाँ पर वह उसी गॉब्लिन की दिखाई गई डायरेक्शन में जाता है वहाँ पर एक ककून के अंदर एक काफी अजीब सा बीस्ट पड़ा होता है। किम प्रो एमसी और वह गॉब्लिन तीनों ही उस बीस्ट को घूर घूर कर देखने लगते हैं और एमसी कहता है तो यह एक वुल्फ है, तो क्या यही वह बीस्ट है जिसके बारे में तुम कह रहे थे जो कि ककून से निकला है। जहाँ पर वह गॉब्लिन बताता है हाँ माय लॉर्ड, यहाँ पर जितने भी ककून थे उनके अंदर से जो भी निकला वे सारे ही मरे हुए थे, लेकिन यह जिंदा है और एकदम सही सलामत है। जहाँ पर एमसी भी कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, अगर कुछ ऐसा दोबारा से तुम्हें दिखाई दे तो इसी तरीके से जल्दी रिपोर्ट करना और ऐसे ही काम अक्सर करते रहना। सच में समझ गए ना, मैं इन सारी चीजों को याद रखूंगा। जब तुम्हारी परफॉर्मेंस रिव्यू करने का टाइम आएगा तो तुमको काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन हम देख पाते हैं उस गॉब्लिन के मन में तो अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। उसके मुंह से टपक रही होती है लार। वह अपने उसी वेपन का यूज करते हुए कहता है मैं अब और नहीं रुक सकता, खाने के लिए शुक्रिया। जहाँ पर वह तैयार हो चुका होता है उस बीस्ट को मारकर खाने के लिए और अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है। बेचारा वह छोटा गॉब्लिन तो चौंक जाता है ये क्या कर रहा है। जहाँ पर एमसी चिल्लाते हुए कहता है तुम साइको ऐसा मत करो, रुक जाओ। जहाँ पर हमारे एमसी ने काफी अच्छा सा अटैक कर दिया होता है उसी गॉब्लिन के ऊपर और उसके मुंह में वही फल डाल दिया होता है। जहाँ पर हमारे एमसी के उस अटैक की वजह से उसके सिर पर एक अलग ही फल उग चुका होता है। बेचारा किम प्रो भी चेक कर रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। वहीं हमारा एमसी उस वुल्फ के बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वह वुल्फ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसे देखते हुए एमसी मन में सोचता है यह अभी भी एक छोटा सा ही बच्चा है, अगर ये हमारा लॉयल हो जाए, हमसे अटैच हो जाए और ये बड़ा हो जाए तो यह हमारी टेरिटरी के लिए काफी अच्छा एसेट साबित होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारे गॉब्लिन्स पर अटैक करने लगा तो सच में सिचुएशन कुछ अलग ही हो जाएगी और शायद मुझे इसे मारना भी पड़ सकता है। जहाँ पर एमसी उसे देखते हुए काफी ज्यादा अलर्ट मोड में होता है। वह पिल्ला भी खड़ा हो चुका होता है और अपनी कमजोर हालत में धीरे धीरे एमसी की तरफ ही बढ़ने लगता है। एमसी भी काफी ज्यादा सतर्क होता है, लेकिन अगले ही पल उस छोटे से पिल्ले के एक्सप्रेशन से एकदम चेंज हो जाते हैं और घबराने भी लगता है। जहाँ पर किम प्रो भी उसे नोटिस करता है। ऐसा करते हुए वह देखता है कि वह छोटा सा पिल्ला सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा है उस पर अटैक करने के लिए। हाँ भाई, देखने से तो कुछ ऐसा ही लगता है। जिस दिन को देख कर तो किम प्रो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है माय लॉर्ड रुको बचो। जहाँ पर अगले पल वह पिल्ला हमारे एमसी के ऊपर कूद चुका होता है और हम देखते हैं वह अटैक नहीं करता बल्कि उसे ही चाट रहा होता है, लाड कर रहा होता है। एमसी भी कहता है किम प्रो शांत हो जाओ, क्योंकि यह हम पर अटैक नहीं कर रहा बल्कि यह दो काफी प्यारा पिल्ला है और मिलो तुम्हारे नए जूनियर से जिसका तुम्हें अब से ध्यान रखना है। जिसे देखकर तो किम प्रो भी चौंका हुआ होता है, उसे भी समझ नहीं आता क्या चल रहा है। जहाँ पर इस छोटे से वुल्फ के पिल्ले को हमारे एमसी ने भी भर्ती कर लिया होता है अपनी टीम में और उसको पोजीशन दी होती है मैस्कॉट की। अब सारे गॉब्लिन्स तैयार हो जाते हैं और लग पड़ते हैं काफी सारे फलों को इकट्ठा करने में। और इस सीन को देखकर एमसी भी कहता है तो आज हम सिर्फ इतना ही कलेक्ट कर पाए, इस चीज से हम कुछ टाइम के लिए तो भूखे नहीं रहेंगे। जहाँ पर हम देख भी पाते हैं काफी सारे थैलों में काफी सारे फलों को इकट्ठा कर लिया जा चुका होता है। जहाँ पर इतने सारे फलों को देखकर भी जितने गॉब्लिन्स होते हैं काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। काफी
सारे फलों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। अलग ही खुशी का माहौल होता है जहाँ पर वह छोटा सा वुल्फ का पिल्ला भी तैयार होता है और सारे फलों को इकट्ठा करने में मदद कर रहा होता है, कुछों को खा भी रहा होता है। जहाँ पर गॉब्लिन्स भी कहते हैं हमें सिर्फ लॉर्ड्स के ऑर्डर को फॉलो करना है और हम कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, हमें ऐसा ही करते रहना है। लेकिन हमारे एमसी के मन में अभी भी कुछ और ही ख्याल चल रहे होते। वह वहाँ से कुछ दूरी पर जाता है और कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगता है। फिर हम किम्प्रो के सीन देखते हैं जो कि भागता हुआ हमारे एमसी की तरफ ही आ रहा होता है। उसने भी अपने थैले में काफी सारे फलों को इकट्ठा कर लिया होता है। वह मन में भी सोचता है मैंने सच में काफी सारे फलों को इकट्ठा कर लिया है, इससे तो हमारे लॉर्ड सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लॉर्ड इस तरफ देखो, मैंने एक पूरा गुच्छा ले लिया है। लॉर्ड लॉर्ड जहाँ पर उसके थैले से वह फल भी नीचे गिर चुका होता है। वह भी सामने के सीन को देखकर चौंका हुआ होता है। वह तो अपनी जगह पर ही जम जाता है, सोचता है क्या चल रहा है ये। जहाँ पर एमसी भी पीछे मुड़ते हुए देखता है और कहता है किम्प्रो तुम भी यहाँ पर आ गए, सच में तुम्हारी टाइमिंग काफी ज्यादा परफेक्ट है, क्या तुम यहाँ पर मदद कर सकते हो आग लगाने में? हाँ भाई, उसने वहीं पर आग लगा दी होती है पेड़ों में। जिस सीन को देखकर मुझे कुछ आइडिया लग रहा है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये काफी पुरानी आदिवासियों की टेक्निक है जहाँ पर पुराने पेड़ों को जलाकर उनकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है और वहाँ पर फार्मिंग भी की जाती है जिससे काफी अच्छी फसल मिलती है। तो यहाँ पर भी हमारे एमसी ने कुछ ऐसी साइंस लगाई है